कि आपने प्रोजेक्ट किया, देखो ऐसे तीन केस थे। किसी टावर की हाइट पे गए, एच हाइट का था, इसके ऊपर से आपने एक बार तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। दूसरा था किसी एंगल पे ऊपर के साइड, ठीक है। फिर तीसरा था ऐसे डाउनवर्ड, जो मैं कंचा बता रहा था कि कंचे फेंकते हैं हम 30, ठीक है। तो ये तीसरा केस था। अब ये तीनों केस हमने स्टडी कर लिए, अब हमारे पास जो बच गया वो क्या बचा है वो देखते हैं। देखो अब तक हमने जितने भी वेरिएशन थे वो प्रोजेक्टाइल में तो ले आए वेरिएशन, कि प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंक लिया, ऊपर ले गए किसी बिल्डिंग की छत पे, वहां से तीन अलग अलग तरीके से फेंक लिया। बट अब तक एक जो कांस्टेंट चीज थी वो क्या थी, कि हमारा जो ग्राउंड था, जो ग्राउंड था वो अब तक लेवल था, मतलब प्लेन था। लेकिन अब हमारा ग्राउंड भी टिल्टेड हो रहा है। हम जहां से प्रोजेक्टाइल को उछाल रहे हैं और जहां पे गिरा रहे हैं जिस सरफेस पे, वो सरफेस अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, अब उसको हम टिल्ट कर रहे हैं किसी एंगल थीटा के ऊपर या अल्फा के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। पहले प्रोजेक्टाइल ऑन ए ग्राउंड था, अब क्या है, इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि किसी ढलान के ऊपर प्रोजेक्टाइल। तो मोशन होगा इस तरीके का, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ऐसे करेगा और जाके दूसरे पॉइंट पे गिर जाएगा। ये तो सबको दिख रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन होता है, उस पे गिरेगा। अब मान लो जिस एंगल पे इसको टिल्ट किया दैट इज अल्फा एंगल, ठीक है। अल्फा एंगल है, इस अल्फा एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को टिल्ट किया है, ठीक है। और तो ये अल्फा एंगल पे आप लोगों ने टिल्ट किया, और इस टिल्ट के वजह से कुछ वेरिएशंस आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सेम ही है, इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल है अल्फा, और ये इंक्लाइन प्लेन है। बट हमारा देखो अब तक एक्सिस था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सिस था दैट वाज एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस था वो वाई एक्सिस था, ठीक है। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन क्योंकि टिल्ट कर दिया, इस एंगल के ऊपर एक एक्सिस आया जिसको बोलती है एक्स। अब हमारा एक्स हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग सम एक्सिस दैट इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। जो इंक्लाइंड प्लेन का ऊपर का प्लेनर सरफेस है, उसको जो एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया, और वर्टिकल हो गया यहां से कुछ ऐसे वर्टिकल, ये ऐसा कुछ। तो एक्स और वाई अब एंगल अल्फा पे टिल्ट हो गए हैं, ठीक है। तो एंगल अल्फा के ऊपर टिल्ट हो गए, अल्फा को बोलेंगे जिस पे आपने इंक्लाइंड किया इसको, तो इंक्लिनेशन का है। अब देखो क्या होगा, वेलोसिटी यू है, यू वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही होगी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी यू। अब u वेलोसिटी इज मेकिंग सम एंगल विद इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के टॉप मोस्ट सरफेस से u वेलोसिटी एक एंगल बना रही है। उस एंगल को मैंने बोला थीटा, और थीटा क्या था, प्रोजेक्शन एंगल या लॉन्च एंगल, ठीक। u वेलोसिटी यहाँ पे है। अब इस ट्राइंगल को आप बनाओ, कंप्लीट करो, ताकि आप कंपोनेंट डिवाइड कर सको। तो ये ट्राइंगल मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा। u इज रिप्रेजेंटिंग द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। एक एक वैल्यू होगी जो y के अलोंग होगी, एक वैल्यू होगी जो x एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। ये आपका थीटा है, क्या बोलते हैं, लॉन्च एंगल। जो थीटा है यहाँ पे अब देखो u कोस थीटा आपको मिलेगा, और इसके जस्ट सामने वाला u साइन थीटा मिलेगा। तो आपको दोनों कंपोनेंट मिल गए। बट इनिशियली दे वर पॉइंटिंग इन x एंड y एक्सिस, बट नाउ दे इनिशियली दे वर पॉइंटिंग इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, जब हम लोग एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे। बट अब हम इंक्लाइंड प्लेन पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम लिख सकते हैं यू एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू कोस थीटा के बराबर है, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। यहाँ तो हमें वेलोसिटी ट्रायंगल से ये चीज मिल गई। लेकिन जो डिफरेंस आया, मेजर डिफरेंस आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। अब से पहले जब भी मैं आपको प्रोजेक्टाइल की बात बोल रहा था, तो मैं बोल रहा था कि एक्सेलरेशन इन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इन वाई इज इक्वल टू माइनस जी। क्या, कि एक्सेलरेशन केवल और केवल वाई डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एंड दैट टू इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये मैं आपको अब तक बोल रहा था। तो देखो यहाँ पे चेंजेस आया, अब ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं है। क्या वैलिड है, तो ग्रेविटी जी है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो नेगेटिव वाई की तरफ ऐसा, और दूसरा नेगेटिव एक्स की तरफ ऐसा। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो देखो अभी, हाँ, तो देर आर एक्सेलरेशन यू एक्स एंड यू वाई।
तो यू एक्स इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू वाई इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये मैंने देख लिया। अब एक्सेलरेशन इनिशियली एक्स डायरेक्शन में था, इससे पहले जितने भी केसेस थे वहां एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन था 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन था -g, बट अब देखो यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलने लगे, क्यों? क्योंकि नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हैविंग सम एंगल थीटा या सम एंगल अल्फा, थीटा नहीं होगा, ये एंगल अल्फा होगा बेटा, ये एंगल अल्फा होगा किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ अल्फा है और एक्स के साथ उसके अकॉर्डिंगली 90 प्लस अल्फा होगा, ठीक। तो ये अल्फा एंगल की वजह से अब इसके कंपोनेंट बनेंगे, अल्फा के जस्ट साइड वाला क्या होगा जी? जी कोस अल्फा, और इसके जस्ट सामने वाला जी साइन अल्फा, ठीक है। अब जी साइन अल्फा नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स तो ये है इधर से इधर वाला, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट कर रहा है नेगेटिव, तो यानी कि जी साइन अल्फा इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जी कोस अल्फा उसके जस्ट अपोजिट क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो दिस इज इन द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इन एक्स इज माइनस जी साइन अल्फा, एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी कोस अल्फा। अब जब तक यही स्टेप्स आपको बताए थे, जब मैं ये बता रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपको ये बेसिक स्टेप बताए थे कि यू हैव टू फाइंड यू एक्स यू वाई ए एक्स एंड ए वाई, तो आपने फाइंड आउट कर लिया। यू एक्स और यू वाई तो आया पहले वाले केस के हिसाब से, कैसे कि ये ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें सामने वाला होगा साइन थीटा कंपोनेंट, साइड वाला होगा कोस थीटा, तो यू एक्स एंड यू वाई लिख दिए। फिर एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, तो वो कंपोनेंट आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये चारों चीजें मिल गई, इसके आगे का सारा स्टेप जो अब तक फॉलो करते हैं एग्जैक्टली वही है, इंक्लाइंड प्लेन की प्रेजेंस से कुछ भी डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन एस वाई, वाई डायरेक्शन में लगाओ, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो इनिशियल पॉइंट था जहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, वहां पे क्या है? वाई की वैल्यू 0, जहां पे जाके गिरी वहां भी वाई की वैल्यू 0, दिस मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0, ये वैल्यू यूज करो। यू वाई आप निकाल चुके पहले, यू साइन थीटा के बराबर, ये यहाँ रखो, टाइम ऑफ फ्लाइट टी रख दिया, ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई ये भी आप निकाल चुके, माइनस जी कोस अल्फा, ये वैल्यूज यहाँ रखो, सोल्व करोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला मिलेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, ठीक है। अब बस इसमें कोस अल्फा वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये एक्स्ट्रा है, बाकी बाकी सारा सेम है। तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये था ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। इस वाले में केवल कोस अल्फा नीचे एक्स्ट्रा रख दो तो आपको इंक्लाइंड प्लेन के लिए मिल गया। ग्राउंड टू ग्राउंड कौन सा था जी? ग्राउंड से उठा ऊपर गया ग्राउंड पे गिर गया, तो उसको बोलते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उस प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला था टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। और अब क्या हुआ? अब इंक्लाइंड प्लेन पे आया, तो इंक्लाइंड प्लेन पे कोस अल्फा वाला फैक्टर एक एक्स्ट्रा आ गया बस। अब इफ यू हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट वाई मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, अब तक भी यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे, यहाँ भी यही यूज करेंगे। वैल्यूज रख दो, वी वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट द मैक्सिमम एल्टीट्यूड वाले पॉइंट पे क्या होगा? वी वाई 0 होगा, तो वही वैल्यू यहाँ रख दो 0। यू वाई आप निकाल चुके पहले, ए वाई आप निकाल चुके, उन वैल्यूज को रखोगे एंड देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा वाई मैक्स, यानी कि y में मैक्सिमम वैल्यू जब भी ये प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस अल्फा। यहाँ भी सिर्फ कोस अल्फा एक्स्ट्रा आया है, बाकी सेम फॉर्मूला है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये था आपका ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, इसमें नीचे बस कोस अल्फा और लगा दो तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। तो याद करने में दिक्कत नहीं है, अगर आपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले रट रखे हैं तो यहाँ भी आप इजिली निकाल पाओगे, ठीक है। उसके बाद रेंज के लिए क्या करते थे जी? एक्स एक्सिस में कैलकुलेशन करते थे, तो यहाँ भी आप एक्स एक्सिस के अंदर रख लो, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज इटसेल्फ द रेंज वैल्यू। भाई एक्स एक्सिस इधर से इधर है, इसमें जितना डिस्प्लेस करे प्रोजेक्टाइल वही है रेंज, तो आप वही वैल्यू निकालो, जो भी आपने वैल्यूज निकाल रखे हैं उनको सब्सटीट्यूट कर दो फॉर्मूले में, सिंप्लीफाई करोगे तो ये थोड़ा अलग है पहले से, ये वाला फॉर्मूला आपको मिलेगा, इसको याद कर लेंगे। नहीं भी याद होगा तो कोई नहीं, यहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे, ये चारों चीजें फाइंड आउट करके और यहाँ वैल्यू रख लो। तो जो भी वैल्यूज आपको यहाँ तो सारी दी है ना कि एक्सप्रेशंस दिए हैं, बट क्वेश्चन आएगा तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए रहेंगे, तो उनको इस हिसाब से यहाँ वैल्यूज में पुट कर लो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स में, तो आपको जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी रेंज की वही इस इक्वेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करो, ट्राई करो।
अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे दिया गया, यू की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा दिया प्रोजेक्शन एंगल या लॉन्च एंगल। फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा होता है, दैट इज 30 डिग्री to the horizontal. The particle hits the inclined plane at an angle 30 degree during its journey. The time of flight is, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो क्या लिखोगे, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का लिखोगे 2u साइन थीटा अपॉन जी, और नीचे खाली कोस अल्फा एक्स्ट्रा लगा दो, तो ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, वही वैल्यूज यहाँ पुट करो, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट टी की जो वैल्यू है मिल जाएगी। जिनका आंसर आए हैंड रेज करना। बेटा वैल्यूज ही तो पुट करना है, बच गया अभी। जिनका आंसर आए वो निकालो। 2 इंटू यू, यू आपको 20 दिया, साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू 10 लेंगे, कोस अल्फा कोस 30 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, 2 इंटू 20, 40 इंटू साइन थर्टी 1/2 होता है, तो 40 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कोस 30 √3/2 होता है। ठीक है, ये टू उड़ जाएगा, ऊपर बचेगा 40, नीचे बचेगा 10 √3। दोनों को सोल्व करोगे तो 4/√3 आएगा टाइम, और यूनिट आएगा सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 4/√3 सेकेंड। जिनका ये आंसर आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, शाबाश। अब ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो, ये अच्छा है थोड़ा सा।
प्रोजेक्टाइल को ए से बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में टाइम टी लगता है, टी के बराबर समय लगता है, स्मॉल टी के बराबर, ठीक है। यहाँ था जी, यहाँ से पॉइंट बी पे गया है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी अलोंग दिस ट्राजेक्टरी जाएगा, तो हेयर यू रिक्वायर एटलीस्ट टाइम टी, ये स्मॉल टी लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको टी दे रखा है। नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया है? ऑप्शन ए, खाली ऑप्शन ए जिनका है वो हाथ ऊपर रखो। ठीक है, तो देखो, आपको ए से बी की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे आसान तरीका क्या है? हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है पहले से। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, केवल और केवल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज होगी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहां पे एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी में चेंज केवल उसी डायरेक्शन में आएगा। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। दिस मीन्स कि, सॉरी एक्स नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कोई भी वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है। दिस मीन्स अलोंग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जो भी वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है ये वाली, इसके अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। तो 60 डिग्री ये एंगल है, तो ये जो होगा ये बेस होगा इसके लिए, तो दैट विल बी यू कोस 60 डिग्री। जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट लगेगा वेलोसिटी का वो यू कोस 60 है, और ये रहने वाली है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास इधर एक्सेलरेशन नहीं है। तो क्या करोगे, जो बी पॉइंट है उससे ऐसे नीचे लेके आओ पॉइंट, ये मान लो पॉइंट सी बोल देता हूँ। तो मैं ए से सी की दूरी फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले ए से सी की दूरी फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो कैसे होगा जी? जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के लोग है, दैट इज यू cos 60 डिग्री, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम आपको दिया हुआ है, जितना टाइम लगेगा ए से बी में जाने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना ही इस वेलोसिटी से ए से सी में जाने में लगेगा। तो इसलिए टी से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। तो दैट मीन्स ए सी मुझे मिल गया, ए से सी की दूरी दैट इज यू इंटू टी इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 क्या होगा? 1/2। तो वैल्यू डाल के आपको मिला यू टी बाई टू। ए से सी की दूरी मिल गई। अब ट्राइंगल ए बी सी को देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी। अब इस ट्राइंगल में आपको एंगल, एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो आप इसका हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो। कैसे? बेस तो इसका ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। तो आपको क्या करना है, आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है और बेस आपको पता है। तो बेस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इंप्लाइज थीटा इधर 30 डिग्री है इस ट्राइंगल में, दिस इंप्लाइज कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है? एसी, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, हाइपोटेन्यूज ए बी है। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? ए सी डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री। ए सी मुझे यहाँ से पता है यू टी बाई टू है, तो यू टी बाई टू डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा यू टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टू बाई √3। टू से टू उड़ा दो तो आपको मिलेगा यू टी डिवाइडेड बाई √3। अब ये सोल्व कैसे हुआ? आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में केवल और केवल एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक ही हो सकता है। द फोर्स दैट कैन बी एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल इज ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका डायरेक्शन मुझे पता है वर्टिकली डाउनवर्ड है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं होगा, एक्स में होगा
इंक्लाइंड प्लेन पे है तो एक्स डायरेक्शन में तो प्रेजेंट होगा, एक्सेलरेशन भी सब कुछ होगा, बट अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन तो ये है और हॉरिजॉन्टल ये है, दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों में अब एंगल अल्फा का फर्क है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो नहीं होगा ना, तो आपने क्या किया, वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग निकाल लिया, और ये रहेगा कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंजेस आएंगे वेलोसिटी में वो केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आने वाले हैं, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आपने यूज किया, पहले एसी की वैल्यू निकाली, एसी की निकालने के बाद ट्राइंगल एबीसी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के, जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके बाद आपने फाइंड आउट कर लिया ए बी को, वही आपको निकालना था पॉइंट ए बी, ए से बी की दूरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। बाकी और तरीके भी हैं, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, रेंज का फॉर्मूला कुछ कुछ लिखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का कुछ कुछ लिखोगे, उन सबको सोल्व करोगे तो फिर वो भी निकल आएगा, बट वो लेंदी प्रोसेस है। ठीक, तो कर लेंगे इसको एक बार सब लोग। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, अब तक हमने देखा था बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से आप जा रहे थे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर, अब क्या करोगे, टॉप टू बॉटम, पॉइंट ओ है, अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल उछलेगा और ऐसे नीचे की साइड गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ध्यान रखोगे कि आपने जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, पहले क्या था, पहले बॉटम टू टॉप जा रहा था ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बॉटम टू टॉप जा रहा था, तो हमारा पॉजिटिव एक्स ये इधर से ऐसे था, और वाई ये था। लेकिन अब क्या है, अब वाई तो उसी डायरेक्शन में है, बट एक्स का डायरेक्शन चेंज होके ऐसा हो गया है कि जहां पे मेरा प्रोजेक्टाइल मूव करे वो डायरेक्शन, तो यहाँ था तो इधर की साइड जा रहा है, तो दिस मीन्स दिस इज पॉजिटिव एक्स और वाई उधर ही है। ठीक है, बाकी सारी की चीजें एज इट इज है। तो इसके बाद फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको यूज करते हुए निकालेंगे कि वेलोसिटीज के कंपोनेंट है ना, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट, देखो वेलोसिटी आपकी थी यू, वो दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो जो एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा दैट इज यू कोस थीटा, और पॉजिटिव वाई में यू साइन थीटा। सिमिलरली जो जी है डाउनवर्ड में, उसका नेगेटिव वाई में जी कोस अल्फा, और पॉजिटिव एक्स में जी साइन अल्फा। ये आपको पता चल गए, बस इन्हीं वैल्यूज को यहाँ रख दो, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई, बस डिफरेंस देखो क्या आएगा, हमने क्योंकि पहले पॉजिटिव एक्स ये था, अब इसके अपोजिट वाले को एक्स पॉजिटिव मान लिया, दिस मीन्स कि यहाँ जो नेगेटिव साइन था वो गायब हो गया मेरा। तो अभी इस केस में यहाँ एक्सेलरेशन इन एक्स के साथ जो नेगेटिव साइन था प्रीवियस केस में बॉटम टू टॉप वाले में, वो वाला गायब हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई। अब फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में लगाओ, तो आपको मिलेगा टाइम ऑफ लाइट टू यू साइन थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जैसा पिछले वाले में था बॉटम टू टॉप में। अब ये टॉप टू बॉटम में भी सेम फॉर्मूला आया है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। फिर निकालोगे होरिजोन जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी कोस अल्फा, ये भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। बस ध्यान आप ये रखो कि अब पॉजिटिव एक्स ये है, पहले वो था, बस डायरेक्शन का फर्क खत्म, तो फॉर्मूला सेम। ठीक है, तो चाहे बॉटम टू टॉप हो या टॉप टू बॉटम हो, कोई भी तरीके का प्रोजेक्टाइल होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल जस्ट लुक आफ्टर द फाइनल फॉर्मूलाज, और हमें ये पता है कि दोनों केसेस में फॉर्मूला आएंगे सेम। ठीक है, अब आप सभी लोग एक काम करो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये लोग ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो खुद से, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, इसका नहीं है, ये थोड़े इंक्लाइंड प्लेन का नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। उसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे भूल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h/g, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, इनमें से जो मर्जी यूज कर लो, 2h/g है अंदर, दोबारा से लिख देता हूँ उसको, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो सब लोग।
देखो बेटा, आपको बता देता हूँ, एक बार हेल्प कर देता हूँ। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी। मिनिमम वैल्यू वी बतानी है, ये वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। कब, किस केस में? सो दैट द बॉल हिट्स फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से चौथे सीढ़ी पे। देखो ऐसे आएगा ये, फर्स्ट पे गिरता तो यहाँ से ऐसे गिरेगा, दूसरे पे गिरना होता तो ऐसे गिरता, थर्ड पे गिरना होता तो ऐसे गिरता, और फोर्थ पे गिरना होगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो इसको गिरना है फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप, तो ऐसे वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होगा, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा और ऐसे जाके गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेयर फ्रॉम टॉप ये वाली स्टेयर है। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो फोर्थ स्टेयर फ्रॉम टॉप, ऊपर से गिनते हुए चौथी सीढ़ी पर आके गिरना है इसको। तो वो आपको पता चला कैसे गिरेगा। नाउ वेलोसिटी व्यू वी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है जब ऐसा पॉसिबल हो। ईच स्टेप इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस हर एक स्टेप, हर एक सीढ़ी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। लंबाई क्या होती है? ये वाली, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और हाइट डिफरेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, हर एक सीढ़ी की ऊंचाई वो है 20 सेंटीमीटर। तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट फाइंड आउट करना है। पहले देखो, गिनो, पहले सीढ़ियों को गिनो। पहले सीढ़ी से फोर्थ सीढ़ी के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है? देखो, इसको आना है इस लेवल पे, यहाँ आके गिरेगा, और चल रहा है इस लेवल से, तो दोनों हाइट में कंपेयर करा देता हूँ आपको ये। ठीक है, अब ये हाइट है जो ड्रॉप होगी, दिस इज द हाइट एच। इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो 20 सेंटीमीटर, हाँ 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो मतलब टोटल हाइट क्या हुई? 20 × 4 दैट इज 80 सेंटीमीटर। रेंज, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग रेंज क्या, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी। ठीक है, तो वो कितनी होगी? 25, 25 और 25, 3 बार 25। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे रखा है बिल्कुल आगे वाले पे, तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो, तो 3 बार 25 में यहाँ तक आ जाएगा। तो रेंज इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो आपको रेंज की वैल्यू 75 है और हाइट की वैल्यू 80 है। दोनों वैल्यूज इसमें रखो और फाइंड आउट करना है वी, तो वी निकल आएगा आर इज इक्वल टू 75। 75 को 0.75 लिख रहा हूँ, वी एज इट इज √2 इंटू हाइट, हाइट इज 0.8 डिवाइड बाई जी, जी की वैल्यू 10 रख लो। तो करो इसको सोल्व, तो वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वी समथिंग समथिंग आएगा, निकाल लो। देखो सॉल्यूशन देखो, इसका वी आएगा 1.875। ठीक, कैसे आएगा वो यहाँ पे पता है, रेंज, हाइट, दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में रखोगे तो आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार ट्राई कर लो सब लोग, 2 मिनट। जिन जिन का होता जाए हैंड रेज करना।
कर रहे हो कोई? कर रहे हो क्या बेटा? सो गए सब लोग? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है, हो जाएगा, वैसे ये ज्यादा टफ नहीं है। हाँ कर लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, अभी हमारे पास टाइम है आज, तो 10-12 मिनट है, उसमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक के लिए। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है रेन मैन और रिवर बोट बोलो या ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमारा जो एजेंडा रहेगा, सब लोग हो ना साथ में अभी? सो गए क्या? है ना? तो अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। रेन अम्ब्रेला और रिवर मैन प्रॉब्लम, सबसे पहला है रेन अम्ब्रेला और रिवर मैन प्रॉब्लम। इसके बाद आएगा एक दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसको बोलेंगे बोट या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन। ठीक है, यहाँ पे रेन अम्ब्रेला या रेन मैन। ठीक, अब देखो रेन अम्ब्रेला और रेन मैन प्रॉब्लम में हमारा टारगेट क्या रहेगा? टू सेफ गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम द ड्रेंचिंग एक्शन ऑफ द रेन, यानी बारिश के भिगो देने वाले प्रभाव से अपने आप को बचाना। ठीक है, यानी बारिश की बूंदों से, बारिश से के पानी से अपने आप को बचाना। किस तरीके से बचाओगे? क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि अम्ब्रेला पकड़ना है। ठीक है, अब अम्ब्रेला पकड़ने के तरीका हमें ऐसा तरीका पता करना है कि जिस एंगल पे या जिस तरीके से हम अम्ब्रेला को पकड़े तो भीगने से बच जाए। तो कुछ इस तरीके से इमेजिन करो, मान लो सामने से बारिश आ रही है, तो आप अम्ब्रेला को सामने पकड़ोगे ना बचने के लिए, और पीछे से आ रही तो थोड़ा पीछे एंगल करके पकड़ लोगे। बस वही हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से एंगल पे मैं पकड़ूंगा तो भीगने से बच जाऊंगा। यहाँ पे आपको तीन केसेस मिलने वाले हैं। फर्स्ट केस इज लाइक कि बारिश ऊपर से गिरेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और आप जो है, जो बंदा भीगने से बच रहा है वो रेस्ट पे है, यानी द मैन इज एट रेस्ट एंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहला केस आपको ये मिलने वाला है। दूसरा केस इसी तरीके का होगा, बस थोड़ा डिफरेंस होगा कि बारिश जो है वो किसी एंगल पे गिरेगी, यानी ये बच्चा जो है ये रेस्ट पे है, बट बारिश इज फॉलिंग एट सम एंगल, अभी वर्टिकली नहीं है, अब किसी एंगल पे गिर रही है। उसके बाद नेक्स्ट केस होगा कि बारिश जैसे भी गिरे बट आप अब रेस्ट पे नहीं हो, नाउ यू आर मूविंग विद सम वेलोसिटी यू, कोई वेलोसिटी यू से आप मूव कर रहे हो और बारिश तो गिरी रही है। तो ये तीन केसेस है, इन तीनों केसेस के अंदर आपको अपने आप को भीगने से बचाना है, उनके कंडीशंस डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यही है हमारा एजेंडा इसका। तो बिफोर प्रोसीडिंग, इससे पहले कि हम बारिश और इसके बारे में बात करें, तो एक बार आपको एक कंसेप्ट याद दिला देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन की बात कर रहे थे, अदर मोशन पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन नाम की ही चीजें होती है, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नाम जैसी कोई चीजें नहीं होती है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में नेचर फॉलोज रिलेटिविटी, हमेशा नेचर चिंतित होती है रिलेटिव पैरामीटर्स के बारे में। तो फिर हमने बात क्या करी थी कि रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन है, तो बेस्ड अपॉन दैट वी नो कि वेलोसिटीज भी जब हम डिफाइन करेंगे तो वो रिलेटिव ही होगी किसी ना किसी सराउंडिंग या किसी ना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि पूरी बात, यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर कंप्लीट बात करनी है तो बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव रेस्ट, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो ये कोई नई बात हमारे लिए है नहीं, हमें पता है कि रिलेटिव तो आएगा ही आएगा। नाउ वी आर टॉकिंग बेसिकली टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। बट इससे पहले जब हम वेलोसिटी को एज ए क्रूड सेंस में बोल देते थे, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द थिंग, तो उसका मतलब क्या था कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था या जो ऑब्जर्वर था या जो सराउंडिंग्स थी, दैट वर एट रेस्ट। तो जिसके रेफरेंस में हम वैल्यूज को ले रहे थे, इसका मतलब था कि वो रेस्ट पे था अब तक। बट अगर हमारी सराउंडिंग या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मूव करने लगे तो फिर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कंप्लीट बात करेंगे, एंड दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो कार ए आपको दिख रही है, कार बी दिख रही है। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर बी रेस्ट पे होता, मान लो बी जो है वो रेस्ट पे होता, तो हमें पता है कि वही होगी जो कार ए की वेलोसिटी है, वही होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, बोलो बी बोलो जो बोलो। लेकिन अब कार बी भी मूव कर रहा है, तो देयर इज सम वेलोसिटी टू कार बी ऑलरेडी, कार बी खुद अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट कंप्लीट टर्म दैट इज रिलेटिव। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब वे वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी को ऐसे लिखेंगे ए स्लैश बी, या फिर ऐसे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी। ठीक है, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है।
माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए की मुझे फाइंड आउट करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो आई विल सब्ट्रैक्ट वी ए माइनस वी बी, ये कर लूंगा। अगर बी की निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या आएगा, जिसकी निकालनी है जी बी की विद रिस्पेक्ट टू क्या, वेलोसिटी ऑफ ए, तो दैट इज वी बी माइनस वी ए। तो ये मुझे पता चला। अब देखो, जब मैं ये लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए, तो उसका इनहेरेंट मतलब ये भी है कि वेलोसिटी ऑफ द कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब खाली मैं वी ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी ग्राउंड है। तो आप वेलोसिटी ऑफ ए जब बता रहे हो, ये किसके रिस्पेक्ट में है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड यानी कि धरती या मैदान, उसके रिस्पेक्ट में। तो आपने ये लिख दिया। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी इज बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आपको पता है। और ए की बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में आएगा, जिसकी निकालनी है वो पहले आएगा, बस ये ध्यान रखोगे। तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ। अब केस वन देखते हैं कि रेन अम्ब्रेला का केस वन। चलो इसको कल देखेंगे, बोर हो गए, काफी बच्चे जाने लग गए छोड़ छोड़ के, तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओगे नहीं तो। इसको कल देखेंगे, मैं रिलेटिव वेलोसिटी फटाक से बताऊंगा आते ही, लेकिन कल तुम सब लोग जल्दी आ जाना, ठीक है। अब ये दिक्कत आएगी नहीं कि क्या कराना है क्या कराना है पूछ